प्रयागराज में महाकुंभ में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि परमात्मा ने मुझे अवसर दिया है। आज संगम में स्नान करने के बाद मैं खुद को बहुत ही संतुष्ट महसूस कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि सचमुच ये मेरा सौभाग्य है कि परमात्मा ने वो अवसर प्रदान किया कि इस प्रयागराज के महाकुंभ, जो एक विशेष प्रकार का महाकुंभ है, वहां पर आकर और संगम में स्नान करके मैं स्वयं को बहुत ही कृतार्थ महसूस कर रहा हूं। और मैं मानता हूं कि भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म की आध्यात्मिक अनुभूति का यह पर्व है, जो प्राचीन वैदिक खगोलीय गणना पर आधारित है। और यहाँ सभी जाति पंथ, यहाँ तक कि अनेक देशों के लोग भी एकात्मता भाव से आते हैं। और मैं मानता हूं कि यह गंगा, यमुना व सरस्वती के साथ सनातन धर्म की आध्यात्मिकता, वैज्ञानिकता और साथ ही साथ सामाजिक समरसता का भी यह संगम है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि महाकुंभ का यह संदेश एक रहेगा भारत देश। और इस सनातन आध्यात्मिक विश्व के सबसे बड़े जन समागम का कुशल संचालन जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, जिस श्रद्धा भाव से यहाँ के मुख्यमंत्री ने इस महाकुंभ का आयोजन किया है, इसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और प्रशासनिक दृष्टि से भी यह आयोजन, मैं कह सकता हूं, ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि मैं भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। हिमाचल के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी की पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सबकी इच्छा होती है अयोध्या की, मैं भी अयोध्या आता रहता हूं। भगवान राम इस राष्ट्र की संस्कृत धारा के नायक हैं। उन्होंने महाकुंभ को लेकर कहा कि मैं भी यहां से महाकुंभ के लिए जाऊंगा। जब व्यक्ति दर्शन पूजन करने के लिए आता है तो बड़े शुद्ध मन से आता है। मैं भी उसी शुद्ध मन से आया हूँ कि राष्ट्र हमेशा बढ़ता रहे, यह हनुमान जी से प्रार्थना है। और मैं समझता हूँ कि हनुमान जी से अधिक राष्ट्र को बढ़ाने के लिए और कोई उपयुक्त नहीं हो सकता। हाँ, मैं भी यहाँ से महाकुंभ के लिए जाऊंगा। और महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आया है। स्वाभाविक है कि अब की बार के बाद तो शायद संभव नहीं होगा कि दूसरे वो कर सके। मैं समझता हूँ कि सबको महाकुंभ में जाना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका पूजन करके शुरुआत किया था। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, बार बार जाकर के वहाँ के व्यवस्था को देख रहे हैं। सब लोग कुंभ में जाए, मैं भी इसी बात की प्रार्थना उनसे करता हूं। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान फतेहपुर पहुंचे, जहां पहुंचकर कैबिनेट मंत्री ने लाभार्थियों को घरौनियां बांटी। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार की हताश साफ दिख रही है। यह हार का बयान है, इसलिए सपा ईवीएम और अधिकारियों पर सवाल उठा रही है। ये हार का बयान है। जो पहले ही से हार रहे हैं तो चुनाव आयोग और कहीं अधिकारियों के ऊपर कहीं इस तरह की बयानबाजी अभी कल कहने लगे कि ईवीएम हैक कर लिया। तो चूंकि आपने देखा कि अभी 9 जगह चुनाव थे, 9 में 7 जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उपचुनाव में जीत हासिल हुई। और 2 जगह, चाहे आपका शीशामऊ हो या आपके मैनपुरी हो, दोनों जगह अगर जीत का अंतर भी देखेंगे तो जहां पहले 70,000 75,000 का रहता था, वहां 10,000 और 15,000 का अंतर बचा है। और आने वाले 27 के चुनाव में ये दोनों सीटें जो गड़बड़ हुई, ये भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मिल्कीपुर का चुनाव बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी। बरेली में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अखिलेश का बयान खराब मानसिकता का प्रतीक है। उन्होंने मुस्लिम वोट की सिर्फ चिंता की है। माननीय अखिलेश जी का बयान खराब मानसिकता का प्रतीक है।
वो उनकी बड़ी भारी चिंता है कि मुस्लिम वोट उनको कैसे मिले। मुस्लिम वोट प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी किसी हद को पार कर सकते हैं। उनको समझ में आना चाहिए भारत एक बहुत बड़ा देश है जो आस्था और सभ्यता का देश है। इसमें किसी की आस्था पर कोई चोट नहीं पहुंचाता है। हमारा संविधान भी धर्मनिरपेक्ष है, कोई भी किसी धर्म को माने, लेकिन इस तरीके से कोई किसी से ना जबरदस्ती धर्म मनवा सकता, ना जबरदस्ती धर्म छुड़वा सकता। ये धर्म की मान्यता है। लेकिन जो इस समय जो महाकुंभ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है। इसमें सभी भाग ले रहे हैं, दुनिया भाग ले रही है। ये भव्य और दिव्य कुंभ है। इसमें दुनिया के लोग, पाकिस्तान से लोग भी स्नान करने आ रहे हैं। उनको समझ में आना चाहिए। और आज उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि कुंभ में, महाकुंभ में भीड़ नहीं है, वो जाके देखें, पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। सारे लोग प्रसन्नता से, खुशी से, साधु, महात्मा, सन्यासी, गृहस्थ, सभी लोग, सभी तरीके के उद्यमी, व्यवसायी, कलाकार, यानी विद्वान, यानी एक तरीके से संत महात्माओं का पर्व है। वहाँ जाने से ही पुण्य मिलता है। और उन्होंने गंगा, सच में कलयुग में दो देवता साक्षात दिखाई देने वाले। सीतापुर में सियासी उबाल उस वक्त आ गया जब एक युवती ने कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा दिया। पीड़िता ने पुलिस के पास मामला दर्ज कराकर सांसद पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने पीड़िता को सुरक्षा उपलब्ध कराकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सीतापुर में कोतवाली नगर क्षेत्र पर एक पीड़िता द्वारा पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर 15/1/25 को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया कि श्री राकेश राठौर, जो कांग्रेस के सांसद लोकसभा सीतापुर से हैं, इनके द्वारा पिछले 4 वर्षों से शादी का झांसा देकर तथा राजनीतिक कैरियर में सहायता देने के नाम पर पीड़िता का बलात्कार किया जा रहा है। पीड़िता द्वारा अपने कथन के समर्थन में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तथा अन्य कॉल रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध कराई। पुलिस ने इन सभी साक्ष्यों का गहन अध्ययन किया। पीड़िता के द्वारा यह भी बताया गया कि आरोपी द्वारा पीड़िता को लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं। पीड़िता तथा आरोपी सजातीय हैं। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली नगर सीतापुर में अभियोग संख्या 16/25 दिनांक 17/1/25 को कायम किया गया। उक्त अभियोग BNS धारा 64 जो पूर्व की 376 है और BNS 351/3 तथा BNS 127(2) के अंतर्गत उपरोक्त अभियोग को पंजीकृत किया गया है। पुलिस के द्वारा विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल तथा माननीय न्यायाधीश के समक्ष धारा 183 BNSS अर्थात 164 CRPC का बयान भी दर्ज करा दिया गया है। माननीय न्यायाधीश के समक्ष पीड़िता द्वारा अपने बयान में घटना की पुष्टि की गई है। अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही अधिक आगे की विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। पुलिस के द्वारा पीड़िता को उचित सुरक्षा भी प्रदान की गई। जिला अदालत में नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले की आज होने वाली सुनवाई टली। बता दें कि एक अधिवक्ता के पुत्र के आकस्मिक निधन के कारण जिला बार ने शोक सभा घोषित कर दी, जिसके चलते अदालत ने सुनवाई की नई तारीख 11 फरवरी तय की है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील वेद प्रकाश साहू ने बताया कि शोक सभा के चलते सुनवाई टली। अदालत में आज धारा 711 के तहत सुनवाई होनी थी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से दिए प्रार्थना पत्र पर अदालत आज अपना फैसला सुनाती। इसी को लेकर मुकदमे के याचिकाकर्ता मुकेश पटेल ने कहा कि दोनों पक्षों की दलीलें काफी समय से जारी हैं। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में अदालत क्या फैसला सुनाती है। आज तारीख थी तो उसमें यह बदायूं के बार में जो है कौशलेंद्र शर्मा जी वकील साहब हैं, उनके बेटे का निधन हो गया। उनकी ओर से प्रस्ताव गया है तो कल क्लोज हो गई, तो इसलिए अब 11 फरवरी की तारीख लग गई। 11 तारीख लगी। ये मुकदमा लगातार लंबा खिंच रहा है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? अभी कुछ नहीं कह सकता कोर्ट के बारे में, कुछ नहीं, कोई टिप्पणी हम करेंगे जो कितना ही लंबा खिंच जाए, मगर हमें कोर्ट पे पूरा यकीन है और हमें न्याय मिलेगा। हम अपने सबूतों डॉक्यूमेंटों के हिसाब से पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। हमें चाहे कितना ही टाइम लग जाए कोर्ट के माध्यम से, पर हमें न्याय मिलेगा। बिल्कुल है, सुनवाई के योग्य होगा। हमें अब कोर्ट का हमें इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना है। कोर्ट जो डिसीजन देगा वो हमें मान्य होगा। जज साहब के लिए आज जो सुनवाई थी अभी चूंकि अधूरी थी और मुस्लिम पक्ष ने समय मांगा था बहस के लिए, तो उसके लिए आज की तिथि लगी थी।
और उसी पॉइंट पर आज बहस चल रही है। अभी जो 7-11 में मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा, ये निर्णय कोर्ट उनकी बहस पूरी होने के बाद, हमारा पक्ष सुनने के बाद तभी निर्णय देगी। दोनों की तारीख लग गई है आज, 11 फरवरी की डेट लग गई है आज। अब 11 फरवरी को सुनवाई होगी जो भी होगी। लखनऊ में बटरल पैलेस के पास नैमिषारण्य गेस्ट हाउस के पास अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई। एलडीए की टीम ने बटलर पैलेस के पास नजूल की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई झुग्गियों की बस्ती पर बुलडोजर चलाया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि बटलर पैलेस के नजूल भूमि है जिस पर अतिक्रमण था। उन्होंने कहा कि नजूल भूमि का क्षेत्रफल लगभग 2,59,000 वर्ग फीट है। मेरठ के खैर नगर दवा बाजार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम बुलडोजर गरजा। बाजार में पानी भरने की समस्या को लेकर नगर निगम के कर्मियों ने दावा व्यापारियों की दुकान के आगे से अतिक्रमण को हटा दिया। इस बीच व्यापारियों ने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन नगर निगम ने बुलडोजर से अतिक्रमण को हटा दिया। कानपुर में दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिव्यांग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरसैया घाट में जल समाधि लेने की कोशिश की। दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार का कहना है कि वो दिव्यांगों के हितों की गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। उनका कहना है कि इको गार्डन में दिव्यांगजन अपनी मांगों को लेकर शासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई कि दिव्यांगों की सुनने वाला कोई नहीं। फिलहाल पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर नाविकों और आसपास के लोगों की मदद से बाहर निकालकर उनका जीवन सुरक्षित कर लिया है। नहीं, जल समाधि कोई बात नहीं है। दिव्यांग साथी करते हुए हैं, उनकी कुछ मांगे हैं, मांगों को लेकर के अपना ज्ञापन देंगे ये लोग। बाकी इनके नेताजी आ रहे हैं, जब नेताजी आ जाएंगे ज्ञापन देंगे, ज्ञापन दे करके जो लोकल स्तर होगी उसका समाधान किया जाएगा, जो ऊपर स्तर होगी उसको संबंधित माध्यम से उचित प्लेटफॉर्म पहुंचाया जाएगा। बाकी बातचीत करें, ऐसी कोई बात नहीं। इस सरकार में दिव्यांगों के साथ हो रहे शोषण को लेकर आज हम लोगों ने सरसैया घाट में जल समाधि का कार्यक्रम रखा था, जिसमें प्रशासन ने हम लोगों को रोकने की कोशिश करी, पर हमारे कुछ लोग गंगा जी में उतर गए थे। हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार जी भैरव घाट में गंगा जी में उतरे और मैं सरसैया घाट में गंगा जी में उतरा। मुख्य समस्याएं ये हैं कि दिव्यांगों की कानपुर नगर के थानों में FIR नहीं लिखी जा रही है। दिव्यांग अभ्यर्थी जो 13 महीने से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। मुख्य सेविका की हमारी बहनें हैं, उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिजनौर के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक गर्भवती महिला समेत बेटी का शव फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची एसपी सिटी ने घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है। कोतवाली क्षेत्र का गजरौला शिव गांव है। यहाँ एक अश्विनी रहते हैं, उनकी पत्नी और उनकी बच्ची। ये दोनों बच्ची 5 साल की, पत्नी की उम्र करीब 28 साल है। ये दोनों घर में अकेले थे। पति और उनकी माँ बैंक गए थे। अभी जो प्रथम दृष्टया बात उन्होंने बताई है उसके हिसाब से अभी लौट के आए तो चैनल अंदर से बंद था और बच्ची और उसकी माँ दोनों चुन्नी से लटके हुए थे। फिर ये ऊपर छत से जाके इसने उनको उतारा है चुन्नी से काट के और फिर यहाँ से डॉक्टर के यहाँ ले गए हैं। पुलिस को बाद में सूचना लगी, उस पर सभी लोगों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। जो प्राथमिक तौर पे अभी जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से यही है कि वो दोनों अंदर थे, घर में कोई नहीं था। उसके बाद ये घटना हुई है, लेकिन अभी सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। अभी उसका जो पति है उससे भी विस्तृत बात की जाएगी और उसके बाद इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बरेली में ग्राम उद्योग में लोन दिलाने के नाम पर 28 लोगों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि जिन 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया वो सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों से जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सर जानना चाहेंगे, कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जिन लोगों ने लोन में घोटाला किया, क्या पूरा मामला था बताइए। ये जिला ग्राम उद्योग केंद्र से 6 संस्था द्वारा लोन लिया गया था। उसमें उनके द्वारा जो हेराफेरी की गई थी, जो गबन किया गया था, उसके संबंध में 2020 में शासन ने शिकायत की। शासन के बाद आदेश पर यहाँ जांच हुई थी और जांच में यहाँ के प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सान्याल द्वारा जांच की। जांच में दोषी पाते हुए अनुमोदन के उपरांत यह मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अभी FIR में 28 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ।
ये विवेचना का विषय है कि कितने लोग उसमें प्रकाश में आते हैं और कितने इसमें वो ये संस्था के लोग हैं, उनकी संस्था। हाँ, किस किस पद के लोग हैं जो इसमें शामिल हैं? नहीं, इसमें कुछ लेखपाल हैं, कुछ नायब तहसीलदार हैं, उनके 5-6 लोग हैं ये जिनके द्वारा वो किया गया था, तो उसकी भी भूमिका की जांच की जाएगी। इसमें विवेचना का विषय है। किस तरह से ये लोग षड्यंत्र करते थे, धोखाधड़ी की है, पूरी तरह बताइए। नहीं, इन्होंने संस्थाएं के नाम से लीगली संस्थाएं खोली थी और उसको संस्थाओं में संस्था से, ग्राम उद्योग से, संस्था से उसे लोन लिया गया था और उनके द्वारा फिर जो भी हेराफेरी की गई है, जो भी अन्य घोटाला किया गया, उसके संबंध में विवेचना से ही। कासगंज के हनोता गांव में ग्रामीणों ने गांव के राशन डीलर पर कम राशन देने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन डीलर उन्हें 30 किलो की जगह कभी 25 किलो तो कभी 28 किलो राशन देता है। वहीं कम राशन देने पर राशन डीलर का कहना है कि ऊपर से ही राशन कम आता है तो पूरा राशन कैसे दिया जा सकता है। जितना राशन आता है उसी हिसाब से ग्रामीणों को राशन दे दिया जाता है। ये है कि राशन जो जी 30 किलो में 25 किलो राशन देते हैं। राशन विक्रेता का नाम क्या है? इतबारी लाल। गांव के ही रहने वाले हैं? गांव के ही हैं। कब से ऐसा दे रहे हैं? जाकिर से दे रहे हैं साहब ऐसा। मशीन भी बदल के आई थी फिर भी वही काम कर रही है। शिकायत नहीं करी? शिकायत करें, क्या शिकायत करें, उसे अलग अलग कर दे। आगरा के संस्कृति भवन में स्वामित्व योजना के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डिजिटल बटन दबाकर पीएम मोदी ने यूपी में 45 लाख लोगों को घरौनी का स्वामित्व दिया है। मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, घरौनी के स्वामित्व से लोगों को लाभ मिलेगा, घरौनी से मिलने से अतिक्रमण हटेगा और रुकेगा भी। भारत के ग्रामीण अंचल के लिए स्वामित्व योजना के तहत देश के 10 राज्यों और कुछ केंद्र शासित राज्यों में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बटन दबाकर लगभग 45 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में ही घरौनी का डिजिटल स्वामित्व प्रपत्र प्रदान किया गया है। इसके अत्यंत दूरगामी परिणाम ये होंगे, पुरुष हो या महिला, जिनको घर की घरौनी खेत की जैसे खतौनी होती है, इस रिकॉर्ड आने पर भूमि विवाद डिजिटल घरौनी निपटाएगी। लोन ले सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने संवाद किया तो लोगों ने कहा किसी ने 7 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 14 लाख डेयरी के लिए या पशुपालन के लिए या मछली पालन के लिए लोन लिया। और एक सबसे बड़ी बात है कि जब घर के कागज आते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत होता है कि मेरा भी अपना घर है। बाकी भवनहीन लोगों को लगभग 12 करोड़ प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में घर दिए। आज का विषय मैं केवल घरौनी तक सीमित रखना चाहता हूँ। इससे लैंड रिकॉर्ड्स हो जाएंगे, भूमि विवाद निपटेगी, अतिक्रमण रुकेगा और अतिक्रमण हटेगा भी। रायबरेली के तहसील सदर थाना हरचंदपुर में एक युवक ने गांव के ही दूसरे युवक पर सार्वजनिक शिव मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। युवक ने कहा कि हमने थाने से लेकर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को मामले की शिकायत की, जिसको लेकर आरोपी ने हमें धमकी दी। वहीं पीड़ित ने अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। हमारा शंकर जी की भूमिका है और ग्राम सभा का कुआं है जो विरुद्ध कई लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। उसकी ईंट निकालकर। कौन से लोग हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया? वीरेंद्र यादव और ओम प्रकाश यादव और उनका एक और व्यक्ति है जो मानस यादव, 3 लोग हैं। शशि यादव खड़िंजे की ईंट निकालकर जो शंकर जी तक रास्ता जाता था और कुएं की ईंट निकालकर कुएं की सीढ़ी पर दुकान का निर्माण किया गया है। आज उसी के प्रकरण में तहसीलदार मैडम ने यहाँ समझौते के तौर पे बुलवाया था, तो वो लोग समझौते मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हम जगह नहीं। अमेठी में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के अंतर्गत जिले के 571 राजस्व गांव के लोगों को लाभ मिलेगा। जिले के 4 तहसीलों में घरौनी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम और सीएम ने वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित कर स्वामित्व योजना पत्र वितरण किया।
स्वामित्व योजना के तहत पहले कर्मचारियों ने मौजूद लोगों को नशा मुक्त और स्वच्छ अमेठी की शपथ दिलाई। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर 181 ग्राम सभाओं के करीब 40,000 मकान मालिकों को उनका अधिकार पत्र सौंपा। ये पुरानी आबादी की घरौनी वितरण का कार्यक्रम था और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को, जो गांव-गांव घर-घर का विवाद था, इस घरौनी के माध्यम से उसमें निजात मिलेगी और जो इसी के माध्यम से पारिवारिक विवाद ही होता था, विवाद बढ़ता जाता था। आप देखिए कि गाँव में किसानों में खेतौनी के जमीन को लेके कम विवाद है, खान पीन कम बंद है, लेकिन आबादी की जमीन को लेके खान पान। और इस वक्त रायबरेली से बड़ी खबर मिल रही है। महिला ने 10 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे रायबरेली से, महिला ने 10 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। गाड़ी में लिफ्ट देकर जंगल में ले जाकर गैंगरेप का यह आरोप है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। गैंगरेप के बाद महिला का अश्लील वीडियो भी बनाया गया। 11 जनवरी को सारस चौराहे पर आरोपियों ने लिफ्ट दी थी महिला को। लिफ्ट के समय में गाड़ी में मौजूद थे 2 लोग। पीड़िता का यह कहना है अन्य साथियों को बुलाकर गैंगरेप करवाने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता की शिकायत पर 1 सप्ताह बाद दर्ज मुकदमा किया गया। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह के हस्तक्षेप पर यह मुकदमा दर्ज हुआ। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद अमेठी जनपद की रहने वाली गैंगरेप पीड़िता बताई जा रही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक कुमार शुक्ला फोन लाइन पर है। अशोक, और क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं, फिलहाल पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी बताते चले कि ये 17 FIR दर्ज हुई है। बाहर रहने वाली लड़की है, बाहर आई थी, सारस चौराहे पे खड़ी थी अमेठी जाने के लिए। ये अमेठी जाने के लिए खड़ी थी, वहाँ 4 लोग सफेद रंग की गाड़ी बताई जा रही आई और इनको बताया कि हम तुमको पहचानते हैं। वो लड़की बैठ गई और उसको जंगल के पास ले जाकर नहर कोठी के पास उसके साथ गैंगरेप किया गया और 8-10 लोगों को और बुला लिया गया। इस पर सवालिया निशान तो पुलिस के उठते हैं क्योंकि FIR नहीं दर्ज हुई। डॉक्टर यशवीर सिंह SP के हस्तक्षेप के बाद FIR दर्ज हुई। जी ये सवाल उठते हैं, नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका।